हाय दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का यूनिक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि एकक कोष्ठिका में कितने प्रभावी ये परमाणु पाए जाते हैं। चूँकि हमें पता है कि एकक कोष्ठिकाएँ हमारी मुख्यतः पिछले हम अपने वीडियो में देख चुके हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एकक कोष्ठिकाएँ कितने प्रकार की हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये भी बताया था कि पैरामीटरों में अगर परिवर्तन हो तो कितने क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल जालक बनते हैं, जो 7 प्रकार के थे वो आपको बताया गया। और एकक कोष्ठिकाएँ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, वो भी आपको हमने बताया था। आद्य एकक कोष्ठिका, अंतः एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो जिनमें जो होता है, जैसे हमारा आद्य एकक कोष्ठिका है तो उसमें क्या होता है बेटा कि उसमें कोनों पर क्या होते हैं कि उसमें कोनों पर क्या होते हैं कि सिर्फ जो अवयवी कण होते हैं कोनों पर पाए जाते हैं। और जो हमारा क्या होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है, उसमें क्या होता है कोनों के अलावा केंद्र में भी क्या होते हैं हमारे अवयवी कण होते हैं। और जो हमारा फलक होता है उसके सभी फलकों पर, कोनों के अलावा सभी फलकों पर होता है। और उसके बाद जो हमारा अंत की बात आती है, अंत एकक कोष्ठिका की, उसमें हमने देखा कि उसमें क्या होता था कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों पर भी अवयवी कण मिलते थे। तो सब में क्या है अवयवी कणों की संख्या क्या है डिफरेंट है। बट आपको एक चीज़ मालूम नहीं होगा कि ये जो अवयवी कण होते हैं जितने उसमें दिखते हैं उतने प्रभावी नहीं होते हैं। प्रभावी का मतलब ये कि उतने जितनी उपस्थित हमें अवयवी कणों की दिखती है उतने रियल में वास्तव में उस कोष्ठिका में कार्यरत नहीं होते हैं, अर्थात उस कोष्ठिका में वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। तो जो प्रभावी इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं किसी एकक कोष्ठिका में, इसके बारे में हम देख रहे हैं। और चलो देखते हैं कि क्या है इसमें। देखो सबसे बड़ी बात होती है, हम आपको बता दें कि जितने भी हमारे क्या हैं दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना है, जो भी हमारा दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना है उसमें जो एकक कोष्ठिकाएं हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं कई एकक कोष्ठिकाओं में विभाजित होते हैं। किसी भी दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना के जो एकक कोष्ठिका हैं वो क्या होते हैं कि भाई कोई अगर दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना हुई तो दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना हुआ तो एक एकक कोष्ठिका होगा नहीं। जैसे हमने जालक का बात किया था, क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक क्या होता है उसमें बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। तो जब बहुत सारी क्रिस्टल मतलब कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं तो कई कोष्ठिकाएं ऐसी होती होंगी जिनके क्या होते होंगे जो परमाणु हैं वो क्या होते होंगे एक परमाणु कई कोष्ठिकाओं में विभाजित होता होगा। तो ऐसी कई बातें होती हैं जो आपको शायद पता ना हो, तो हम आपको बताते हैं कि किसी भी दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना में जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं वो कई भागों में विभाजित होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी एकक कोष्ठिका का अवयवी कण एक से अधिक क्या होता है कोष्ठिकाओं में सहभाजित रहता है। तो हम फर्स्ट नोट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि किसी भी एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कण अपने आसपास उपस्थित अन्य एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित होता है। देखो बेटा ये बात आप समझो कि किसी भी एकक कोष्ठिका में उपस्थित जो अवयवी कण हैं वो क्या है अपने आसपास उपस्थित अन्य एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित होती हैं। अर्थात जितने भी कण हैं वो क्या होते हैं किसी न किसी कोष्ठिका में सहभाजित होंगे। इसी आधार पर हम परमाणुओं की संख्या का गणना करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो नोट पॉइंट हमारा मिल के आता है, नोट पॉइंट जो हम बनाते हैं अपना जो मुख्य तथ्य हमारा है पहला वह यह है फर्स्ट
कि किसी भी एकक कोशिका के कोरों पर उपस्थित जो क्या होते हैं अवयवी कण होते हैं वो अपने निकटतम 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होते हैं। जो हमारे कॉर्नर पर क्या होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं कोने पर, जैसे कि यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा एक मान लो एकक कोशिका है, अर्थात इसके कॉर्नर पर जो ये कॉर्नर पर क्या है हमारे कॉर्नर पर ये सब क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर बैठे पड़े हैं प्रत्येक कॉर्नर पर कोनों पर, अर्थात ये कोनों पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये क्या है अपने निकटतम, जब ये क्रिस्टल जालक बनाएंगे तो कई एकक कोशिकाएं शामिल होंगी, तो ये अपने निकटतम क्या होंगे जो कोशिकाएं होंगी उनमें सहभाजित होंगे। जैसे ये हुआ तो ये इधर भी सहभाजित रहेगा, इधर भी सहभाजित रहेगा, नीचे भी कोई होगा, यहाँ भी होगा, इधर होगा तो इधर भी सहभाजित रहेगा। मतलब कई एकक कोशिकाओं में, जैसे ये है तो कई एकक कोशिकाओं में शामिल होगा। ठीक है, कई एकक कोशिकाएं होंगी। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि जो कॉर्नर के क्या हैं कोरों के जो अवयवी कण हैं वो क्या होते हैं 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होते हैं। जो कोने के जितने भी क्या होते हैं अवयवी कण हैं वो अपने निकटतम 8 एकक कोशिकाओं में क्या होते हैं सहभाजित होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी एकक कोशिका के कोरों पर उपस्थित एक कण की जो भागीदारी होती है उस कोशिका में वो क्या होती है 1/8वीं। क्योंकि अगर ये कण मान लो सपोज दैट 8 एकक कोशिकाओं में डिवाइड है तो एक कण यदि क्या होता है 8 एकक कोशिकाओं में डिवाइड होता है तो उसकी भागीदारी एक एकक कोशिका में क्या होगा 1/8, मतलब 1/8वां भाग ही एक कोशिका में क्या करेगा कार्यरत रहेगा या प्रभावी रहेगा। बात समझ में आया बच्चों कि मतलब कोई एक अगर कण अपने निकटतम 8 एकक कोशिकाओं से विभाजित है तो उसका जो प्रभावी मान होगा वह एक एकक कोशिका में कितना होगा तो 1/8वां भाग होगा। तो इसे हम ए पॉइंट में लिख लेते हैं कि किसी भी एकक कोशिका के कोरों पर उपस्थित अवयवी कण अपने निकटतम 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होता है। सहभाजित होता है। तो इसमें बताया गया कि फर्स्ट पॉइंट किसी भी एकक कोशिका के कोरों पर उपस्थित अवयवी कण अपने निकटतम 8 एकक कोशिकाओं में क्या होता है सहभाजित होता है। अर्थात उस कण का जो कोर पर उपस्थित कण होगा उसका भागीदारी या प्रभाव क्या होगा एक कोशिका में 1/8वां। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। बच्चों ध्यान देना, इसी पर हम परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमारा बी पॉइंट हमारा बन के आ रहा है वह क्या है कि देखो हमारे एकक कोशिकाओं में जो अवयवी कण हैं वो 3 जगहों पर मुख्यतः स्थित हैं, कोरों पर, फलक केंद्रों पर और केंद्र में। इसी 3 व्यवस्था के आधार पर हमने एकक कोशिकाओं को डिवाइड किया था। जिनके विपरीत फलकों पर उपस्थित अंत, जिनके सभी फलकों के केंद्रों पर अवयवी कण, वह फलक केंद्रित, जिसके सिर्फ कोर पर वह सरल या आद्य और जिसके केंद्र में वो अंत। तो यही 3 रीअरेंजमेंट है, अर्थात कह सकते हो 3 प्रकार से ही अरेंज हुए हैं अवयवी कण। किस किस प्रकार से बेटा? एक तो आपका क्या है कोरों पर, दूसरा फलक के केंद्रों पर, तीसरा केंद्र में। तो हम दूसरा पॉइंट जो है पहला तो हमने क्लियर कर लिया जो हमारा किस पे था भैया कोरों पर। अब हम बात करते हैं फलक की, इसी में देखते हैं। देखो फलक की बात अगर हम करें यहीं पर आपको थोड़ा सा मिरेज करके दिखाते हैं इसी इमेज को।
सपोज दैट जैसे ये हमारा फलक हो गया, ये हमारा फलक है, तो इसमें अगर क्या हो गया, फलक का हम केंद्र बना रहे हैं, तो ये कण यहाँ पर होगा। अगर यहीं से एक और क्या हो रहा है, हमारा एकक कोष्टिका बन के आ रहा है, जैसे एक कोष्टिका यहाँ से हमने और बनाया, आप ध्यान देना बच्चों, एक कोष्टिका और हमने अगर बनाया यहाँ से, तो यह क्या होगा भैया, यहाँ से जब ये एकक कोष्टिका बनेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, फलक हो जाएगा। तो जब ये इसका फलक बनेगा तो इसमें जब एकक कोष्टिका हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तो ये इस एकक कोष्टिका का भी फलक बनेगा। ये जो हमारी एकक कोष्टिका दिख रही है इसका भी फलक यही होगा। या हम सिंपल एक किसी अलग को दिखा देते हैं, इसमें आपको अगर न समझ में आए तो हम जैसे कि ये एकक कोष्टिका ये बना लें, फलक के लिए सिर्फ बताएंगे, आपको केयर करना आप लोग। ये हमारा फलक का केंद्र हो गया सपोज दैट। इससे अगर एक और एकक कोष्टिका यहाँ पे केंद्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये और ये, तो यहाँ पर एक अवयवी कण उपस्थित है। अगर इससे हम एक कोष्टिका और बना दें, जैसे कि एक कोष्टिका और हम बना लें यहाँ से, ये एकक कोष्टिका हमारा बन के आ रहा है, तो एकक कोष्टिका ये बनता है। तो यहाँ से जब एकक कोष्टिका बन के आ रहा है तो इसे अगर हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं एकक कोष्टिका को, तो यहाँ से हमारा बन के आएगा ये और ये, इसे हम मिला रहे हैं, ठीक है, इसे मिला दिया। तो ये देखो इन दोनों एकक कोष्टिकाओं का ये फलक क्या है, एक ही है। तो अर्थात जो फलक के केंद्र पर कण उपस्थित होगा वह क्या होगा, आधा भाग इस कण का इस एकक कोष्टिका में रहेगा एक नंबर में, और आधा भाग क्या रहेगा, इस एकक कोष्टिका में होगा, क्योंकि दोनों का फलक क्या है, एक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी एकक कोष्टिका के फलक केंद्रों पर उपस्थित अवयवी कण निकटतम क्या होता है, दो एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है। दो एकक कोष्टिकाओं में क्या होता है, सहभाजित होता है। अर्थात फलक के केंद्र पर उपस्थित एक अवयवी कण का भागीदारी कितना हुआ, 1/2, क्योंकि एक कण और विभाजित किसमें, दो कोष्टिकाओं में, तो इसका भाग कितना होगा, हिस्सा जो इसमें प्रभावी रहेगा 1/2। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, किसी भी एकक कोष्टिका के फलक केंद्र का अवयवी कण निकटतम दो एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है। दो एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है। बच्चों आप लोग इसे नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, तब हम आपको तीसरे पॉइंट के बारे में बताएं और फिर आपको एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, जो हमारा क्या है तीसरा पॉइंट आता है। पहला तो हमने चर्चा किया कॉर्नर पर जो उपस्थित हैं, तो हमने बताया कि कॉर्नर पे जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अपने क्या होंगे, जो उनके क्या होंगे, पड़ोसी होंगे, जो उनके निकटवर्ती क्या होंगे, कोष्टिकाएं होंगे, उनके क्या होंगे भैया 8 एकक कोष्टिकाओं में क्या होते हैं, सहभाजित होते हैं। और जो फलकों पर मिल रहे थे वो क्या होते थे, निकटतम 2 एकक कोष्टिकाओं में विभाजित हो रहे थे। अब बात आता है जो केंद्र में होंगे, तो जो केंद्र में बेटा उपस्थित होते हैं अवयवी कण, वो क्या होते हैं कि अन्य किसी एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित नहीं होते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो बन के आता है सी पॉइंट, ए और बी हमने आपको लिखाया था, अब वीडियो में रिवर्स जाके देख सकते हो। तो सी पॉइंट क्या होता है कि एकक कोष्टिका के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण अन्य एकक कोष्टिकाओं में
अन्य एकक कोशिकाओं में सहभाजित नहीं होता है। तो बेटा हम देखते हैं कि अगर अन्य एकक कोशिकाओं में सहभाजित नहीं हो रहा है तो फिर अब हम चलते हैं अपने एकक कोशिकाओं के एटॉमिक नंबर को देखते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें क्या मिल रहा है वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो हम एकक कोशिका लेकर आते हैं वो हमारा है प्राइमिटिव यूनिट सेल। सरल एकक कोशिका की हम बात करते हैं, आद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका की बात करते हैं जो हमारा क्या है, प्राइमिटिव है। क्या है हमारा? प्राइमिटिव यूनिट सेल। इसकी बात करते हैं। इसमें पता है प्रत्येक कोनों पर अवयवी कण होते हैं बेटा। अवयवी कण क्या होते हैं? कोनों पर होते हैं। और हमने बताया था कोनों पर उपस्थित अवयवी कण क्या होते हैं, 1/8 भाग में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एकक कोशिकाओं में प्रभावी परमाणुओं की संख्या बराबर केंद्र कामा फलक केंद्र कामा फलक कामा लिख सकते हैं हम क्या, कोरों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्याएं गुणित प्रभावीय गुणित अवयवी कणों का प्रभावीय मान। इस फार्मूले के अनुसार हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो एकक कोशिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या बराबर केंद्र फलक या कोरों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या है गुणे अवयवी कणों का प्रभावीय मान। अगर आद्य एकक कोशिका है तो इसमें ना केंद्र पर कोई है ना फलक पर है, सिर्फ कहाँ पे है बेटा, कोरों पर है। तो कोरों पर टोटल कितने परमाणुओं की संख्याएं हैं, 8 परमाणु। और इनका कोरों पर उपस्थित परमाणुओं का प्रभावी मान क्या होता है, 1/8। तो 8 से 8 कट गया, हमारा आया क्या, 1। अर्थात हमारे आद्य एकक कोशिका या सीसी में इफेक्टिव एटम का नंबर कितना है, 1 बेटा। कितना आ रहा है, अर्थात प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है आद्य एकक कोशिका में, 1 होता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कण जो है वो सिर्फ कोरों पर है और कोरों पर उपस्थित अवयवी कण 1/8 भागों में विभाजित हैं। तो ठीक है, ये हमारा आद्य एकक कोशिका का हुआ। अब नेक्स्ट जो हम लेकर आ रहे हैं बेटा वो हम लेकर चलते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट। जो हमारा नेक्स्ट है वो है अंतः केंद्रित। किसकी बात कर रहे हैं, अंतः केंद्रित की बात करते हैं। तो यहीं पर देखते हैं, इसे आप थोड़ा सा, आद्य एकक कोशिका में हमने देखा कितने परमाणुओं की संख्या मिली, 1। जो प्रभावी परमाणु थे वो 1। अब हम बात करते हैं अंतः एकक कोशिका की। थोड़ा ध्यान देना, अंतः में क्या होता है, एक केंद्र में होता है, बाकी सभी कहाँ होते हैं, कोनों पर। बाकी सभी कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं। तो अगर अंतः केंद्रित के लिए पूछा जाए कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर, नोट करते रहो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा, कितने कोण पर उपस्थित हैं भैया, 8। तो 8 परमाणु कहाँ है, कोनों पर। और उसके बाद आपको पता है कि कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का भाग कितना होता है, 1/8 लिख लिए।
प्लस करते हैं, एक परमाणु कहाँ है, केंद्र में, तो एक परमाणु अगर केंद्र में है तो केंद्र का परमाणु विभाजित नहीं होता है, आपको हमने लिखाया था सी नंबर पॉइंट में। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल परमाणु संख्या 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, अंतः केंद्रित कोष्टिका में मिलने वाले परमाणुओं की संख्या जो प्रभावी है कितना है, 2। तो अर्थात BCC में कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं परमाणु। अब बात करते हैं, देखो ये हो गया क्लियर आपका फलक केंद्रित का। फलक केंद्रित में देख लेते हैं, 8 तो कोनों पर होंगे, 6 हमारे फलक पे हैं, 1 2 3 4 5 6 फलकों के हैं। तो हमने बताया था फलकों पर उपस्थित परमाणु क्या होते हैं, एक मतलब क्या होता है, 2 कणों में विभाजित होता है, मतलब 2 कोष्टिकाओं में विभाजित होता है। तो 6 हैं, 6 गुणित 1/2, क्योंकि एक जो अवयवी कण है वह क्या है, 2 कोष्टिकाओं में विभाजित है। तो टोटल कितने फलक पे हैं, 6, प्लस कोनों पर ऑलरेडी रहेंगे ही, इस कोने पर, इस पे, इस पे, इस पे, यहाँ पर, ठीक है, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, टोटल 8 तो ये कोनों के रहेंगे ही 6 फलक के। तो 8 कोनों पर अगर हैं तो ये कितने भागों में विभाजित होते हैं, 1/8 में। तो हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 3 और 1, 3 प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है बेटा, 4। कितना आ गया, 4। अर्थात फलक केंद्रित में FCC में मिलने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई बेटा, 4। अब हम बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में चलते हैं, इसमें देखते हैं परमाणु की संख्या। तो 2 कहाँ हैं बेटा, फलक पर हैं, तो 2 फलक केंद्रों पर 2 गुणे 1/2 और प्लस 8 कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर, तो 8 गुणे 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया। अर्थात हमारा जो इंड सेंटर्ड सेल है ECC, इसमें भी कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। तो टोटल मिला के अगर हम कोई चार्ट बना लें, सपोज दैट यहीं पे लिख लेते हैं कि SCC में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है, 1, और BCC में बॉडी सेंटर्ड में 2, FCC में कितने मिल रहे हैं, टोटल 4, और ECC में प्रभावी परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है, 2। तो ये हमारे टोटल मिलके आ गए कि किस एकक कोष्टिका में कितने परमाणुओं की संख्याएं होती हैं। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने देखेंगे, देखो संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे कि संकुलन क्षमता है क्या और एकक कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है। धन्यवाद।